दोस्तों हम बता दें आपको, हम मैथमेटिक्स वालों को माना जाता है कि वो जीएस में थोड़ा कमज़ोर होते हैं, लेकिन हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ लोक सेवा आयोग के लगातार एग्ज़ाम देते रहे हैं, जिससे हमको जीएस में मतलब लोक सेवा आयोग की जो स्ट्रेटजी होती है, एग्ज़ाम पूछने का जो तरीका होता है, उसको हम भली भांति से पहचान पाते हैं और आपको हम बता सकेंगे। तो हमारा यही अनुभव कि आप पीवाईक्यू करिए, पीवाईक्यू और रटिए मत, मतलब क्वेश्चन पर टिक करने मत जाइए, उस क्वेश्चन के पैटर्न को देखिए, चाहता क्या, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। यानी एक क्वेश्चन पर आप तमाम प्रकार के क्वेश्चन जोड़ करके सोचिए। आप साइंस वाले हैं, पक्का ऐसा कर पाएंगे, हम आपका साथ देंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पर्यावरण। देखिए क्या है, पहले हमारा तरीका क्या होगा पढ़ाने का। देखिए जैसे यहाँ पे पर्यावरण का क्वेश्चन होगा, पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तब इससे संबंधित आपको थोड़ा सा स्लाइड मिल जाएगा। ये स्लाइड केवल उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद नहीं करेगा जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, बल्कि ये स्लाइड उससे जुड़े हुए, उससे संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने में मदद करेगा। हम पर्यावरण के केवल मात्र आपको 300 से 350 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आप उसको समझ करके, हमारे पढ़ाने के पैटर्न को समझ करके अगर पढ़ लेंगे तो पूरी गारंटी है कि आप पर्यावरण के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर्यावरण हम पढ़ाएंगे और पर्यावरण को वर्तमान से जोड़ते हुए हम उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड भी करेंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन परीक्षा हाल में गलत न हो। चलिए सबसे पहले हम पर्यावरण के बारे में सब लोग जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके दिमाग में एकदम नहीं होना चाहिए कि हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, हम पर्यावरण के बारे में जानते ही नहीं, हम जान ही नहीं पाएंगे, जान जाएंगे, आप जुड़े रहिए बस। पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या होता है? हमारे चारों ओर का संपूर्ण प्राकृतिक और मानवीय वातावरण, प्राकृतिक और मानवीय वातावरण जिसमें हम रहते हैं और जो हमारे जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करे। परिआवरण हमारे चारों ओर का आवरण जो हमको घेरे हुए है, उसमें सजीव और निर्जीव के बीच अंतर संबंध स्थापित होते हैं और नए नए मॉड्यूल्स तैयार होते हैं, तो उसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण मतलब हमारे चारों ओर का सभी क्षेत्र, उसमें जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, सूर्य का प्रकाश, गैसेज, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, सब कुछ आ जाएंगे। पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण उन सभी जीवित और निर्जीव घटकों का सम्मिलन है जो किसी जीव के जीवन, विकास और क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। जीवित में वे सभी जीव, पेड़ पौधे, छोटे मोटे कीड़े पतंगे, अपघटक, वियोजक जिसमें जीव होते हैं उसको जैविक के अंतर्गत कहते हैं। निर्जीव में क्या आएगा? वायु, पानी, प्रकाश, मिट्टी, खनिज इत्यादि। तो हमको जीवित रहने के लिए कहीं न कहीं अजैविक पे भी निर्भर होना पड़ेगा। पौधे को खाना बनाना है, जिंदा रहना है, तो उसके सूर्य का प्रकाश यानी अजैविक जीवों से अंतर संबंध बनाना होगा। तो अंतर संबंध सम्मिलन करेगा जो कि उसके जीवन, विकास और क्रियाकलापों को प्रभावित करेगा। तो जैविक और अजैविक मिलकर के अंतर संबंध बनाएंगे, विकास करेंगे, जीवन यापन करेंगे, अपने उनसे उनके क्रियाकलाप प्रभावित होगा, उसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे पर्यावरण के घटक। देखिए पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं। जैविक घटक हम अभी बताए हैं, जैविक घटक जिसमें जीव हो, बस बात खत्म। अब ये मत पढ़ने जाइए कि मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, जीवाणु आदि, बस इतना दिमाग में रखिए, जिसमें जीव हो उसको जैविक घटक कहते हैं। मनुष्य में जीव है, जानवर में जीव है, पेड़ पौधे, जीवाणु, जितना छोटा से छोटा जीव भी हो सकता है, बड़ा से बड़ा जीव, व्हेल, मछली, हाथी तक भी हो सकती है। अजैविक घटक में क्या आएगा? वायु, जल, मृदा, तापमान, सूर्य का प्रकाश आदि, जिसमें जीव न हो उसको अजैविक घटक कहते हैं। कई बार छोटे मोटे एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। ये देखिए देखने में छोटे हैं, लेकिन कथन कारण में ऐसे घुमा फिरा के पूछ देगा, आपको गलत कर देंगे। तो बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यूपीएससी के एग्जाम, लोक सेवा आयोग का एग्जाम, छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको हर क्वेश्चन में आप समझ विकसित करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब पर्यावरण के प्रकार, प्राकृतिक पर्यावरण होता है, कृत्रिम पर्यावरण होता है, जैविक पर्यावरण होता है, अजैविक पर्यावरण होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में प्रकृति द्वारा निर्मित जैसे पहाड़, नदियाँ, वन, महासागर आएंगे, सब प्राकृतिक पर्यावरण में आएंगे। कृत्रिम पर्यावरण जो मानव बताता है, जैसे खेती करता है, खेती का एक इन्वायरमेंट तैयार करता है, जहाँ धान की खेती होती है, कहीं पे सूरजमुखी की खेती हो रही, कहीं पर मक्का की खेती होती है, तो उसी के पर्यावरण अनुकूल है, तो उसको कहते हैं कृत्रिम पर्यावरण।
जैविक पर्यावरण में जीवित प्राणी आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं। अजैविक पर्यावरण में हवा, पानी, धूप, मिट्टी, तापमान आती है। सांस्कृतिक पर्यावरण में क्या होते हैं? परंपरा, भाषा, धर्म और रीति रिवाज। हम अपनी भाषा, जाति, धर्म, अपना त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के भाईचारा का भाव लाते हैं, एक सांस्कृतिक माहौल पैदा करते हैं। किसके द्वारा? परंपरा के द्वारा, भाषा के द्वारा, धर्म के द्वारा, रीति रिवाज के द्वारा। मेला मनाने जाते हैं ना, मेला जब कोई फेस्टिवल आता है तो मेला करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक पर्यावरण के निर्माण करते हैं, तो सब सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि कौन सा पर्यावरण का प्रमुख प्रकार नहीं है। आप 4 याद रखिए, प्राकृतिक, कृत्रिम, प्राकृतिक का उल्टा कृत्रिम, जैविक का उल्टा अजैविक, एक जोड़ लीजिए सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण में वो सभी गतिविधियाँ होती हैं जो एक दूसरे से मिल करके खुशी से रीति रिवाज को, एक दूसरे के रीति रिवाज को अपनाते हुए मनाते हैं। मतलब अपने धर्म का पालन करना, रीति रिवाज, कोई फेस्टिवल मनाना, अच्छा कपड़ा पहनना, एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करना, तो उसको हम सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत लाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। इस क्वेश्चन यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आपका लोक सेवा आयोग के एग्जाम में पूछा गया है। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? देखिए हम अभी बताएं, जैविक पर्यावरण, अजैविक पर्यावरण। भौतिक, भौतिक का मतलब इसी को अजैविक कहते हैं। भौतिक पर्यावरण की है या अजैविक? अजैविक, एक ही बात है, अजैविक पर्यावरण। अब जैविक पर्यावरण, अजैविक पर्यावरण, तो अजैविक पर्यावरण को हम लोग भौतिक पर्यावरण कहते हैं। उसमें क्या आता है? वायु, जल, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, खनिज, लवण इत्यादि। सांस्कृतिक पर्यावरण अभी बताते हैं, सब हम अपने रीति रिवाज मनाते हैं, एक दूसरे के धर्म संस्कार का पालन करते हैं। लेकिन परिचालन पर्यावरण में प्रकार में नहीं आता है। भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण तो है पर्यावरण के प्रकार में, लेकिन परिचालन पर्यावरण के प्रकार में नहीं आता है। देखिए, कृत्रिम, प्राकृतिक, जैविक, अजैविक, सांस्कृतिक है लेकिन परिचालन नहीं है। इसको एकदम याद करना हो, देखिए इसको याद रखने के तरीका, प्राकृतिक, कृत्रिम, जैविक, अजैविक। अजैविक को हम लोग भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण भी होगा, लेकिन परिचालन पर्यावरण के प्रकार में नहीं आएगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो उल्टा यू आकार का होता है। इसको चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए क्या होता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था मतलब जीडीपी, जैसे जैसे शुरुआत में जो गरीब देश होते हैं ना, केवल आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, मतलब अपने विकास की श्रेणी में आगे बढ़ते बिना परवाह किए कि पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शुरुआत में क्या होता है, विकास होता है, लेकिन पर्यावरण की क्षति होती है, पर्यावरण का नुकसान होता है। शुरुआत में जब गरीब देश होते हैं, खास तौर से साउथ अफ्रीका देश जो होते हैं, काफ़ी गरीब देश होते हैं, विकास की श्रेणी में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं पर्यावरण के बिना परवाह किए। तो इस समय क्या होता है, जीडीपी, विकास करना मतलब जीडीपी का बढ़ना। किसी देश की जीडीपी मतलब उसकी आय, ग्रास डोमेस्टिक उत्पाद होता है। ये विकास मतलब जीडीपी उस देश की आय। जब आय बढ़ रही होती है शुरुआत में, तो पर्यावरण पर ध्यान नहीं देता है, नहीं पर्यावरण का नुकसान होता है। लेकिन कुछ समय बाद जब उसका विकसित हो जाता है तो उसको ध्यान में आता है कि यार ये तो हम विकसित होने के चक्कर में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन, वन को काट लिए, पत्थर को ख़त्म कर दिए, पहाड़ों को ख़त्म कर दिए, तो पर्यावरण जैसी समस्याएं पैदा होने लगी कि जीडीपी बढ़ते गया, तब वो ध्यान देने लगता है कि यार इस पर भी काम करना है। तो कुछ समय के बाद विकास करते के दौरान पर्यावरण नुकसान जो होती कम होने लगता है, चूँकि अब इस पर भी ध्यान देने लगता है। ठीक, तो इसके विकास मतलब विकास और पर्यावरण के नुकसान के बीच एक ग्राफ बनाए तो उल्टा यू आकार का होता है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं ग्राफ के माध्यम से। देखिए इसी को कहते हैं कुजनेट्स वक्र, EKC, ए कॉन्सेप्ट दैट सजेस्ट एन इकोनॉमिक ग्रोथ। जब इकोनॉमी बढ़ रहा होता है तो पर्यावरण का नुकसान भी बढ़ रहा है। देखिए इकोनॉमी इधर क्या होता है, देखिए इधर क्या होता है, इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम,
पर कैपिटा इनकम मतलब उसकी जब इकोनॉमी बढ़ रही होती है, जब इसको इकोनॉमी बढ़ रही होती है तो एक्स एक्सिस पे जाएंगे। एक्स एक्सिस पर हम किसी देश की इकोनॉमी को देखते हैं और वाई एक्सिस पे उस इकोनॉमी के होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को देखते हैं। तो देखिए ये ग्राफ क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब पर कैपिटा इनकम यहाँ बढ़ रहा है, तो देख रहे हैं ये भी ऊपर चढ़ रहा है, मतलब पॉल्यूशन लेवल भी ऊपर चढ़ रहा है। ठीक, मतलब जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, मतलब देश विकास कर रहा होता है, तो उसका प्रदूषण का ग्राफ, उस देश में प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ रही है। देखिए लगातार प्रदूषण वाला पिलर ऊपर चढ़ता जा रहा है, लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है, ये भी लगातार आगे बढ़ रहा है। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, मतलब देश की जीडीपी बढ़ रही है, तो उसमें पॉल्यूशन पर वो ध्यान नहीं देता, पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता है। लेकिन राइजिंग द इनकम, यहाँ राइजिंग इनकम करते करते एक समय बाद यहाँ पे मैक्सिमम लेवल पहुँच जाता है कि पर्यावरण बहुत ज़्यादा, यहाँ तक आते आते पर्यावरण बहुत ज़्यादा उद्देश्य में पर्यावरण हो चुका होता है, लेकिन तब तक वो सचेत हो जाता है कि कहीं विकास करने के चक्कर में कहीं अपनी ज़िंदगी न खो दें, तो पर्यावरण पर ध्यान देने लगता है। यानी पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए उसमें भी निवेश करने लगता है, पूंजी करने लगता है। तो अब राइजिंग द इनकम, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही थी, देखिए अब क्या हो रहा है, ये पिलर का लंबाई घट रही है, यानी पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है तो पर्यावरण प्रदूषण की मात्रा भी कम हो रही है। यानी इसी ग्राफ को दर्शाने को, इसी को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल कुजनेट्स ग्राफ। कुजनेट्स एक वैज्ञानिक थे, इस ग्राफ के बारे में बताए कि जैसे जैसे किसी देश की जीडीपी बढ़ रही होती है, किसी देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही होती, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही होती, तो आय बढ़ाने के चक्कर में खूब पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो आय बढ़ रहा है, पर्यावरण प्रदूषित बढ़ रहा है, इसे चढ़ रहा है। तो कुछ समय बाद जब उसको समझ में आता है कि अब तो हम प्रकृति के बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिए, वो हमारे लिए हितकर हो जाएगा, तो फिर पर्यावरण पर विचार करने लगता है। तो पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय बढ़ते हुए फिर पर्यावरण में भी पूंजी लगाता है, तो पर्यावरण प्रदूषण घटने लगता है, तो एक आकार बनता है, उसी को उल्टा यू आकार कहते हैं। तो यही है कुजनेट्स वक्र। ये एक आर्थिक अवधारणा है जो यह दर्शाती है कि आर्थिक विकास के शुरुआती चरण में पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित स्तर के बाद अर्थव्यवस्था और विकसित होती तो पर्यावरण प्रदूषण घटने लगता है। ईकेसी ग्राफ कैसा होता है? ईकेसी मतलब इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व, यह उल्टे यू आकार का, देखिए यू ऐसे होता है, यू का उल्टा ये है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पर्यावरण कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति, पर्यावरण कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? उल्टा यू आकार का होता है, जैसा कि हम अभी समझ लिए। अब आगे देखते हैं। देखिए वही चीज़ लिखा है, एक आर्थिक अवधारणा है जो यह दर्शाती है कि आर्थिक विकास के शुरुआती चरणों में पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित अरसा के बाद जब अर्थव्यवस्था और विकसित होती है तो पर्यावरणीय प्रदूषण घटने लगता है। ईकेसी का ग्राफ मतलब इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व। कुजनेट्स मतलब एक वैज्ञानिक जो इस ग्राफ के बारे में बताए, यह उल्टे यू आकार का होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछने का चांस है, तो इस क्वेश्चन में घबराना एकदम नहीं है, खास तौर से साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। देखिए क्या होता है, मानव गतिविधियों, वन काटता है, पहाड़ गिराता है, सड़क बनाता है, तो मानव गतिविधि करता है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रदूषित करता है। देखिए पर्यावरण प्रदूषित दो प्रकार से होता है, एक प्राकृतिक तरीके से, एक मानव द्वारा, मानव निर्मित। प्राकृतिक तरीके से भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो पर्यावरणीय नुकसान हुआ तो वो तो दूसरी बात होगी। लेकिन अब मानव गतिविधियों से अगर पर्यावरण परिवर्तित होता तो उसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ठीक, इसको देखते हैं थोड़ा सा। इसका एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण क्या है? वह प्रदूषण मानव गतिविधियों के कारण होता है। इसके मुख्य स्रोतों में क्या होता है? उद्योग, वाहन, रासायनिक उर्वरक, प्लास्टिक और कोयला आदि। उद्योग निर्माण कर रहा है तो पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। खेतों में खूब जिंक डालेगा, यूरिया, नाइट्रोजन डालेगा तो रासायनिक उर्वरक से पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। पर्यावरण प्रदूषण मतलब जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सब कुछ आ जाएंगे। हाँ, प्लास्टिक
यूज कर रहा है, रिसाइकलिंग नहीं होता, कोयला, सब आते हैं मानव जनित में। प्रभाव क्या है इसके? प्रभाव से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अम्ल वर्षा होता है, जैव विविधता में कमी आती है, स्वास्थ्य समस्याएं और ओजोन क्षरण शामिल है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण से ओजोन क्षरण होता है। ओजोन क्षरण कैसे होता है, इसका क्या प्रभाव है, आगे हम पढ़ेंगे। निवारण क्या है? हरित ऊर्जा का उपयोग करिए। हरित ऊर्जा का मतलब कोयले आधारित ऊर्जा का नहीं, हम सोलर सेल लगाएं, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक का यूज करें, पंचक्की से उत्पन्न बिजली का उपयोग करें, तो उसको हम कहते हैं हरित ऊर्जा। हरित ऊर्जा का मतलब कोई हरा नहीं, हरित ऊर्जा का मतलब ऐसी ऊर्जा पैदा करने का संसाधन जो हमें पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। उसमें से क्या आता है? हाइड्रो पावर द्वारा एनर्जी, विंड पावर द्वारा एनर्जी, सोलर एनर्जी इत्यादि। प्रदूषण पर नियंत्रण रखें। अवशिष्ट प्रवर्धन के मतलब अगर कुछ अवशिष्ट है तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है जिससे वो पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचे। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। जन जागरूकता सबसे ज़्यादा जरूरी है। गांव वालों को, चूँकि इनको प्रदूषण, चूँकि गांव में थोड़ा इन्वायरमेंट ठीक ठाक होता है तो उनको प्रदूषण को उतना ज्ञान नहीं होता, जहाँ मन करे वहाँ कूड़ा कचरा डालते रहते हैं। शहर क्यों साफ रहते? क्योंकि उनको ज़रूरत है, उनको नुकसान हो रहा है उससे। तो यही जागरूकता अगर आज गांव वालों को हो जाए तब भविष्य उनका सुरक्षित रहेगा। इसी को कहते हैं सतत विकास। अब देखिए, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है? देखिए, दो क्वेश्चन पूछता है, मतलब कहीं कहीं इसमें उत्पादक भी क्वेश्चन आंसर हो सकता है, परजीवी भी हो सकता है। ठीक, उत्पादक कैसे होगा, परजीवी का होगा। हालांकि जो एग्जाम में आपको, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम में जो आंसर है उसका उत्पादक है, लेकिन मैक्सिमम जगह हम वियोजक भी देखते हैं। वियोजक मतलब अपघटक कहते हैं। दोनों को हम समझा देते हैं कि उत्पादक कैसे हो सकता है, वियोजक कैसे होता है। देखिए क्या होता है, घास, घास को खाता है कौन? बकरी। घास को कीड़ा खाता है, कीड़ा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। अब खा पी के मर गया, मर गया, जिंदा था, मर गया। अब यहाँ अपघटक क्या हुए? अपघटक मतलब वियोजक। वियोजक इसको मिट्टी में मिला दिए, मिट्टी में बना दिए, फिर से खनिज लवण तैयार हो गया, फिर से घास होगा, फिर वही प्रक्रिया चालू हो गई। तो जैविक अजैविक मतलब मिट्टी जिंदा है और अजैविक के मध्य, मतलब मिट्टी अजैविक हो गया, बाज क्या हो गया? जैविक हो गया। तो जैविक और मिट्टी को मिलाने का कार्य कौन किया? अपघटक किया। तो बीच वाला काम कर रहा है ना, तो बीच वाला काम कौन करता है? बिचौलिया ही तो करता है। ब्याह शादी कौन लगाता है? बिचौलिया ही लगाता है। जमीन कौन बेचवाता है? बिचौलिया। बीच वाला दो लोगों के बीच मध्यस्थता करता है। तो बाज जब मर जाता है उसको मिट्टी में मतलब अजैव करने में कार्य कौन करता है? वियोजक करता है। फिर वही प्रक्रिया चली रहती है। तो जैव और अजैव मतलब मिट्टी में मिलाना, ये जैव को अजैव में बदलना, संबंध स्थापित करना कौन काम करता है? अपघटक, वियोजक। तो इसके अनुसार तो ये वियोजक सही हो जाएगा। उत्पादक भी सही कैसे होगा? देखिए क्या होता है, पौधे होते हैं, जीव है, सूर्य का प्रकाश क्या है? अजैव है। ठीक, इसको क्या कहते हैं? उत्पादक। पौधों के क्या कहते हैं? उत्पादक। उत्पादक मतलब जीव, सूर्य के प्रकाश से खाना बनाते हैं, अजैव और जीव के बीच। ठीक, बिचौलिया का कार्य करते हैं। सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी सब लेकर के, मतलब सूर्य का प्रकाश, कार्बन है, सब लेकर के खाना बनाते हैं, फिर वो इसी तरह से आगे पोषक स्तर को ट्रांसफर होता रहता है। तो सूर्य का प्रकाश और पौधे के बीच जो ये बिचौलिया का कार्य होता है वो कौन करता है? उत्पादक। उत्पादक मतलब पेड़ पौधे। तो जैव एवं अजैव संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं उत्पादक। वियोजक भी हो सकता है। इसको अगर आप समझना चाहें, देखिए उत्पादक कैसे बिचौलिया के रूप में कार्य करे? उत्पादक जैसे मान लीजिए पौधे, शैवाल आदि, ये अजैविक घटकों मतलब सूर्य का प्रकाश, जल, CO2, खनिज का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। उत्पादक
भोजन फिर उपभोक्ता को जाता है। भोजन किसको जाता है? कंज्यूमर को जाता है। इसलिए उत्पादक को बिचौलिया कहा जाता है, क्योंकि अजैविक को जैविक में बदलता है। अजैविक को जैविक में बदलता है। अजैविक कौन? मतलब सूर्य के प्रकाश को भोजन बनाता है, भोजन बनाने के बाद कौन? कंज्यूमर लेते हैं, तो जैविक को अजैविक को जैविक में बदलता है। तो इस प्रकार से उत्पादक बिचौलिया का कार्य करता है। विघटक मतलब डिकम्पोजर या इसी को वियोजक बिचौलिया का कार्य कैसे करता है? जैसे वियोजक ले लीजिए बैक्टीरिया, फफूंदी आदि। ये मृत पौधे और जानवरों जैविक अवशेष को तोड़कर उन्हें अजैविक पदार्थ पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण में बदलते हैं, यानी जैविक को आपस अजैविक कर देते हैं, वापस अजैविक में कर देते हैं। जीव को फिर अजैव में कर देते हैं। कौन कर देते हैं? विघटक। इसलिए इनको क्या कहते हैं? वियोजक कहते हैं। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में उत्पादक को वियोजक कहा जाता है, कहीं कहीं उत्पादक को बिचौलिया कहा जाता है, कहीं कहीं विघटक को बिचौलिया कहा जाता है। तो आप अगर शुद्ध रूप से कहें तो अगर हम कहें कि जैविक ऊर्जा को अजैविक ऊर्जा में बदले, तो हम अजैविक ऊर्जा को जैविक ऊर्जा में बदले, अजैविक ऊर्जा को जैविक ऊर्जा में बदले तो हम लोग उत्पादक कहेंगे। देखिए, अजैविक ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश को जैविक ऊर्जा, जीवों को ऊर्जा देता है, तो हम कह देंगे उत्पादक। केवल कह दे कि जैविक और अजैविक के मध्य बिचौलिया, तो उसको कह देंगे विघटक। तो इसमें थोड़ा सा अंतर देखेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। पर्यावरण का अर्थ क्या है? मानवीय परिवेश, प्राकृतिक परिवेश। गलत है। केवल मानवीय परिवेश केवल प्राकृतिक परिवेश नहीं होगा। जल, वायु, भूमि, वनस्पति एवं प्राणियों के मध्य अंतर संबंध, सब कुछ, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, वनस्पतियों और प्राणियों के बीच अंतर संबंध होगा, तब जाकर पर्यावरण बनेगा। केवल मानवीय परिवेश, केवल प्राकृतिक परिवेश करेंगे, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पर्यावरण से अभिप्राय, फिर वही क्वेश्चन। भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पक्षियों के प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अस्तित्व में सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, सही है। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों के अंतःक्रियात्मक व्यवस्था। अभी हम बताएं पर्यावरण के प्रकार में भौतिक, जैविक, अजैविक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, अप्राकृतिक, सब पर्यावरण के प्रकार हैं जो अंतर संबंधित, यानी सभी सही होंगे। पहले हम पर्यावरण की डिफिनीशन अच्छे से पढ़ चुके थे। इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस का इतिहास इम्पॉर्टेंट है। ये कितने बार घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, इसके पहले हम पढ़ते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम एक जगह है, शहर है स्वीडन का। स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित कब होता है? 5 से 12 जून 1972 में। स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन, स्टॉकहोम क्या है? एक शहर है स्वीडन देश का, ठीक। 5 से 12 जून, मतलब 5 जून से 12 जून तक आयोजित होता है 1972 में। इसमें सभी देशों के पर्यावरणविद और राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठा होते हैं। सबसे पहले यहीं पे कल्पना की जाती है कि हमको पृथ्वी की रक्षा कैसे करना है, मतलब पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए यहाँ पर सबसे पहली बार बात किया जाता है। और यहीं पे सबसे पहले कहा जाता है कि विकास और पर्यावरण दोनों एक साथ नहीं चल सकते, यानी कि कहीं न कहीं पर्यावरण संरक्षण के बारे में हमें सोचना है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। सबसे पहला निर्णय तो यही होता है कि हम लोग हर साल 5 जून को
विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। इसी स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद जो 5 से 12 जून 1972 को स्टार्ट हुआ था, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 से स्टार्ट हुआ, एक साल बाद, उसी साल से नहीं मनाया गया, एक साल बाद यानी 5 जून 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या रहता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता। प्रक्रिया हर वर्ष थीम आधारित आयोजन, हर वर्ष एक थीम का एक सिलेक्शन किया जाता है और प्रत्येक साल पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता को मजबूती दिया जाता है। वर्तमान में 100+ देश इसमें भाग लिए हुए हैं। किसमें? इस सम्मेलन में, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल आयोजित होता है। अभी हम कह रहे हैं कि हर साल एक थीम आधारित योजना बनाई जाती है, एक थीम निर्धारित किया जाता है, उस थीम पर कार्य किया जाता है। हर साल 1973 से लेके अब तक हर साल एक थीम निर्धारित किया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस साल की अगर थीम बात करें 2025 की थीम, तो लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राट रेसिलेंस, भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। इस थीम का उद्देश्य इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है कि इस साल हमको इसी विषय पर कार्य किया जाना है। और एक चीज़ और इसमें आप जोड़ सकते हैं कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना यहीं से 5 जून 1972 को ही हुई। यूनाइटेड नेशन यूएनईपी 5 जून 1972 यहीं स्टॉकहोम सम्मेलन में ही यूएनईपी के कॉन्सेप्ट आया। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी में। नैरोबी केन्या की शहर है, केन्या में पड़ता है। ठीक, तो ये 3-4 पॉइंट इससे हर बार पूछे जाते हैं। ये विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाना स्टार्ट हुआ? 1973 से हर साल, थीम आधारित। किस सम्मेलन से स्टार्ट हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन से। स्टॉकहोम सम्मेलन में पहली बार पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास की बात किया गया है और कहा गया है कि विकास और पर्यावरण दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और उसी समय यूएनईपी की स्थापना भी होती है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की, यानी कि 5 जून 1972 को जब स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। तो इसका मुख्यालय पूछता है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी केन्या में है। और इसके बारे में और क्या होता है, इसी को 1972 के अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद पृथ्वी सम्मेलन होता है, एजेंडा 21 तय किया जाता है। तो आगे हम जब स्लाइड आएगा तब पढ़ेंगे। इसी के 20 साल बाद 1992 में रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन होता है, जो पर्यावरण और पृथ्वी को बचाने के लिए किया जाता है। और आगे अभी तक वो निरंतर जारी है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। देखिए थीम, इस साल का हम थीम इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, चूँकि केवल आप किताब पर जाएंगे तो किताब में पुराना डाटा दिया हुआ है। हाँ, तो हम थोड़ा सा अपने तरह से ऐड कर दिए हैं। केवल यही पूछ लेता है एग्जाम में, इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो थीम याद रखिए, पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून को। कब मनाया जाना स्टार्ट किया गया? 1973 से हर साल मनाया जा रहा है, इस बार भी मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। देखिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए। देखिए किसके लिए? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं सतत विकास में योगदान के लिए दिया जाता है। देखिए क्या होता है, भारत सरकार द्वारा हर साल पर्यावरण के क्षेत्र में स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं सतत विकास के लिए दिया जाता है। स्वच्छ प्रौद्योगिकी क्या है? क्लीन मैकेनिज्म क्या है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी की मतलब ये होता है कि ऐसी प्रौद्योगिकी जिससे
स्वच्छ प्रौद्योगिकी का मतलब होता है ऐसी प्रौद्योगिकी जिससे पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो, पर्यावरण प्रदूषण कम हो, सतत विकास हो, उसी को कहते हैं क्लीन मैकेनिज्म, क्लीन टेक्नोलॉजी, मतलब स्वच्छ प्रौद्योगिकी। तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी और सतत विकास में योगदान देने वाले व्यक्ति, संस्थान तथा संगठनों को दिया जाता है। ध्यान देना है, केवल व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, संस्थान को भी दिया जाता है, संगठनों को दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान देने के लिए किसी व्यक्ति को, संस्थान को, संगठनों को दिया जाता है। स्वच्छ प्रौद्योगिकी के मतलब ऐसी प्रौद्योगिकी जिससे पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचे। अब देखिए, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ये भी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, ये भी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। 1987। देखिए, ये भी इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार भी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ये 1987 से इसकी शुरुआत हुई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ये किसके लिए दिया जाता है? पर्यावरण के संरक्षण में समस्त योगदान के लिए। पहला वाला क्या किए थे? पर्यावरण के संरक्षण में क्लीन मैकेनिज्म के लिए, स्वच्छ युक्ति के लिए दिया गया था राजीव गांधी पुरस्कार। लेकिन पर्यावरण के संरक्षण में सार्थक योगदान देने के लिए, समग्र रूप से पर्यावरण संरक्षण में सार्थक योगदान देने के लिए समग्र रूप से, इसका मतलब ये होता है कि वन सुरक्षा के क्षेत्र में भी, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के क्षेत्र में भी, सतत विकास के लिए, मतलब जितना भी पर्यावरण से संबंधित जो भी गतिविधियां, सबके विकास के लिए अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके लिए दिया जाता है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। पहला वाला राजीव गांधी पुरस्कार क्या था? केवल स्वच्छ युक्ति के लिए, क्लीन मैकेनिज्म के लिए, सतत विकास के लिए दिया जाता था। और इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 से दिया जा रहा है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जा रहा है। पर्यावरण के संरक्षण में समग्र विकास के लिए दिया जाता है। मतलब पर्यावरण से संबंधित कुछ भी हो, सबके विकास के लिए दिया जाता है। मतलब किसी पर्यावरण के क्षेत्र में कहीं पे भी कोई योगदान दे रहा है तो उसके लिए देता है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। जैसे ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पर्यावरण प्रतीक्षा के लिए ध्यान दीजिए, ग्लोबल 500 पुरस्कार। देखिए, इसके पहले जो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार था वो था राष्ट्रीय लेवल पे पर्यावरण के संरक्षण में समग्र विकास के लिए दिया जाता था। ये जो है ग्लोबल 500 जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार है, जो पर्यावरण के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। यूएनईपी द्वारा दिया जाता है। ये भी 1987 से स्टार्ट हुआ है। तो बस इंदिरा गांधी वाला जो था वही चीज़ ये भी है। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, वो कौन था? राष्ट्रीय लेवल पे था। वहाँ भी पर्यावरण संरक्षण के समग्र उत्थान के लिए था, यहाँ भी पर्यावरण संरक्षण के समग्र उत्थान के लिए ही दिया जाता है। देखिए, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण जो होता है उसको हम लोग इको मार्क दिए जाते हैं। बहुत सारे सामान हम लोग खरीदने जाते हैं तो उस पर एक इको मार्क लगा होता है। उसका मतलब ये होता है कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। क्वेश्चन कई छोटे छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
देखिए वही क्वेश्चन फिर से, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया था क्या, इको मार्क। उसमें क्या पूछा था, इको मार्क किसके लिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को इको मार्क कहा जाता है। तो क्वेश्चन वही है, तरीका दूसरा है। देखिए कथन कारण वाला सवाल है। कथन कार्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, सही बात, स्वच्छ होता है। मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन ये वाला इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है, परंतु ए एवं आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है, इससे कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन सही दोनों है। देखिए विश्व पर्यावरण सुविधा GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का आरंभ कब हुआ था, 1991 में। कैसे हुआ था, इसको पीछे के स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए GEF का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है। स्थापना कब हुई थी, 1991 में विश्व बैंक की पहल पर। ध्यान दीजिए, हम शुरुआत में ही बताएं हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केवल वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे जुड़े हुए सारे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। स्थापना 1991 में हुई थी किसका, GEF का। किसकी पहल पर, विश्व बैंक की पहल पर। उद्देश्य क्या था, विकासशील देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। विकासशील देशों में हम लोग भी आते हैं। दक्षिण अफ्रीका मुल्क के जितने भी देश है सब विकासशील देश है। विकासशील देश का मतलब विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो विकासशील देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये एक स्वतंत्र संस्था है। 1994 में ये एक स्वतंत्र संस्था बन गई। पहले स्वतंत्र नहीं था, किसी के सहारे चल रहा था, लेकिन ये 1994 में ये खुद मतलब ऑटोनॉमस होगी, मतलब स्वतंत्र संस्था बन गई। मुख्य भागीदार कौन कौन से हैं, विश्व बैंक, UNDP और UNEP। UNEP में अभी पढ़ाए हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोग आगे पढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र क्या है, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, भूमि क्षरण, जल और अपशिष्ट का प्रबंधन करना। GEF विकासशील देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए विकसित देशों का द्वारा दिया गया अनुदान है, आर्थिक सहायता है। आगे देखते हैं पर्यावरण अपकर्ष क्या है। पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, उपयुक्त सभी। चलिए इसका हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं। पर्यावरण अपकर्ष परिभाषा, जब मानव गतिविधियों या प्राकृतिक कारणों से पर्यावरण की गुणवत्ता और संसाधनों में गिरावट आती है तो उसको हम लोग पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। देखिए मानव गतिविधि हो या प्राकृतिक कारण हो, पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आती है तो हम लोग कहते हैं पर्यावरण अपकर्ष है। मानव गतिविधियाँ क्या है, पेड़ काटना, सड़क बनाना, पुल बनाना मानव गतिविधियों के अंतर्गत आता है। ज्वालामुखी आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया तो प्राकृतिक गतिविधियों के अंतर्गत आता है। ये दोनों ही पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, इसी को लिए इसको हम कहते हैं पर्यावरण अपकर्ष। मुख्य कारण क्या है, वनों की कटाई, प्रदूषण, अत्यधिक खनन, उद्योग, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि इत्यादि, ये मानव गतिविधियाँ हैं। इसके परिणाम क्या होंगे, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, आपदाएं, मिट्टी और जल की गुणवत्ता में गिरावट इत्यादि। अब इसका आंसर भी देख लीजिए। पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी पर्यावरण अपकर्ष क्या है, मानव गतिविधियों या प्राकृतिक गतिविधियों द्वारा पर्यावरण को क्षति पहुंचाना पर्यावरण अपकर्ष कहलाता है। ठीक, मानव गतिविधियों में क्या आता है, वनों की कटाई, उद्योग, कारखाना, सड़क बनाना, पुल बनाना इत्यादि।
प्राकृतिक गतिविधियों का, जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, ये सब प्राकृतिक गतिविधियों के अंतर्गत आता है। ये दोनों क्या करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, यही इसी को क्या कहते हैं, पर्यावरण अपकर्ष करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, सही है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, यह भी सही है। पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, सभी सही है। पर्यावरण अपकर्ष में पर्यावरण को नुकसान पहुँचे, सब सही है। पर्यावरण का निम्नीकरण हो रहा है, विपरीत परिवर्तन लाया जा रहा है, पारिस्थितिकी असंतुलन हो रहा है, सब आ जाएगा। मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुँचना पर्यावरण अपकर्ष के अंतर्गत आता है, सब हो जाएगा। देखिए ये लिखा है। चलिए दोस्तों, आज इतना ही करते हैं। बाकी आगे के वीडियो लेक्चर में हम कम से कम 30 क्वेश्चन करेंगे। अभी थोड़ा रुकिए, थोड़ा सा अभी टाइम कम मिल पा रहा है, स्कूल का लोड रहता है। बाकी आने वाले समय में हम लोग 50 से 100 क्वेश्चन भी ज़रूरत पड़ेगा तो एक दिन में करेंगे। धन्यवाद। थोड़ा वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।